हमारी महा कवरेज जारी है। मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा क्षेत्र तो छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा क्षेत्र को लेकर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज जो वोटिंग परसेंटेज सामने आए हैं 3 बजे तक, वो काफी कम है, क्योंकि ये वोटिंग परसेंटेज है 46.50। ये ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश का एवरेज है 6 लोकसभा क्षेत्रों का। और लगातार इस वक्त वोटिंग जारी है। खजुराहो में 43% के आंकड़े को इस वक्त पार कर चुका है वोटिंग परसेंटेज। होशंगाबाद में 55% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। यानी कि अभी ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ये 46.50% के आसपास वोटिंग हो रही है। और ये समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पहले चरण में भी यही बात सामने आई थी कि कई लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज काफी कम था, और इस बार भी वोटिंग परसेंटेज काफी कम है। और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं, जिनसे हम चर्चा को शुरू करेंगे। और हमारे साथ सचिन वर्मा जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और ब्रजभूषण नाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है ब्रजभूषण जी का भी। सचिन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। बड़ा अहम दिन है आज, 6 लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के शामिल हैं, लेकिन सवाल वही हो रहा है वोटिंग परसेंटेज। इस बार वापस से वोटिंग परसेंटेज कई लोकसभा क्षेत्रों में बड़ा कम दिखाई दे रहा है, खासतौर से रीवा, होशंगाबाद, खजुराहो, यहाँ पर बड़े कम परसेंटेज अभी तक सामने आए हैं। बिल्कुल। देखिए, वोटिंग का परसेंटेज कम या ज्यादा होना ये चुनाव आयोग का विषय है, क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो वोटिंग के लिए लोगों को प्रेरित करें और उसके लिए सही तरीके से विज्ञापन करें, प्रचार प्रसार करें। एक राजनीतिक दल के रूप में हमारी एक लिमिटेशंस हैं, हमारी खर्च की एक सीमा है, हमारे एक प्रचार की एक सीमा है। हमें उस आचार संहिता के साथ में उस सीमा के अंतर्गत रह के ही प्रचार प्रसार कर सकते हैं हम एज अ पार्टी। तो इसलिए चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रचार प्रसार करें और मतदान के बारे में, चुनाव के बारे में जनता को पर्याप्त जानकारी मिले, इसको सुनिश्चित कराएं। तो चुनाव आयोग को जो है इस बारे में अब उनको विचार करना चाहिए कि वोटिंग परसेंटेज कैसे कम आ रहा है। मैं इसी पर ब्रजभूषण जी एक आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा, फिर पॉलिटिकल चर्चा शुरू होगी। ब्रजभूषण जी, कम वोटिंग परसेंटेज। जी ब्रजभूषण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? संभवतः ब्रजभूषण जी तक अभी हमारा ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। कोशिश करेंगे एक बार फिर से ब्रजभूषण जी तक ऑडियो पहुंचे हमारा। फिलहाल जैन साहब, आपको क्या लगता है कि ये अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि आज देखिए 6 लोकसभा क्षेत्र, इसमें खजुराहो बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्योंकि इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी थी उनका पर्चा खारिज हो गया था, फिर इंडिया अलायंस ने एक प्रत्याशी को सपोर्ट किया, तो एक सुनिश्चित जीत तो मान सकते हैं खजुराहो में। लेकिन बाकी जगह पर क्या चल रहा है? होशंगाबाद में जो जानकारी सामने आ रही है कि बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत ही कांटे की लड़ाई है। जी आपने प्रश्न मुझसे किया है? जी, आपसे किया है। जी जी, देखिए, ऐसा है कि हाँ, भाजपा अपनी ताकत पर, संगठन के कामों पर और जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जिस तरह से हमने लाभार्थियों को उस योजना का लाभ दिया है, हम अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी ताकत पर चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस वहां पर वैसे भी पिक्चर में नहीं थी जब उन्होंने इंडिया अलायंस के जो अपने घटक दल है सपा को वो सीट दे दी थी। और सपा की जो प्रत्याशी हैं उनका आरोप इस तरह का बातें निकल के आ रही है कि कांग्रेस के जो वकील थे उन्होंने उनके पर्चे की सही जांच नहीं की और प्रस्तावक के साइन नहीं हो पाए। अब प्रश्न ये है कि देखिए, कई बार कई पर्चे जो है बिना सिग्नेचर के होने के कारण निर्दलीय प्रत्याशियों के खारिज होते हैं। हमारे एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में
सामान्यतः इस तरह के पर्चे निरस्त नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी कई स्तर पर जांच की जाती है। तो अब इसका तो जो खामियाजा है सपा के प्रत्याशी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रस्तावक के हस्ताक्षर ही नहीं होंगे तो वहां पर उनका पर्चा जो है, जिसके निरस्त करने का अधिकार जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को होता है, तो जब निरस्त करने का जो अधिकार अगर किसी पर्चे को है तो उसको पर्याप्त रूप से और सही तरीके से भरने की जिम्मेदारी जो है वो प्रत्याशी की होती है, उसकी पार्टी की होती है। तो ये जो एक बहुत बड़ी जो एक चूक है ये सामने आई है कि सपा के जो प्रत्याशी हैं उनका पर्चा ही निरस्त हो गया, क्योंकि उन्होंने उसको ठीक से नहीं भरा था। लेकिन ठीक है, मैं इस पे नहीं जाना चाह रहा था, पर जैसा आप कह रहे हैं कि ये चूक है, पर सचिन जी इसको अखिलेश यादव कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, लोकतंत्र की हत्या तब होती जब उन्होंने अपना पर्चा सही तरीके से भरा हो और उसको जो है गलत तरीके से उसको रिजेक्ट कर दिया गया हो। अब मेरी बात के समर्थन में इसको और मैं आगे बढ़ाता हूं कि उन्हें किसी भी न्यायालय ने कोई रिलीफ नहीं दी है। उनका जो पर्चा निरस्त हुआ था मैडम यादव का, उसके विरुद्ध उन्होंने जो भी कार्रवाई की हो तो किसी भी न्यायालय ने उनको कहीं भी कोई सहायता प्रदान नहीं की। जिससे ये साबित होता है कि उनका जो पर्चा जो था वो सही तरीके से निरस्त किया गया है। और इसीलिए न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ठीक है। हमारे साथ ब्रजभूषण जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ब्रजभूषण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो। हाँ ब्रजभूषण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही। क्या कहेंगे ब्रजभूषण जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर। आज एक बार फिर से कम वोटिंग परसेंटेज की तस्वीरें सामने आ रही हैं, खासतौर से रीवा, खजुराहो, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिला है। मध्य प्रदेश शासन और चुनाव आयोग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि ये लोकतंत्र का पर्व है और सब मतदाताओं को जाकर मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर जनता जागरूक नहीं हो रही तो ये प्रशासन की और चुनाव आयोग की निश्चित तौर पे नाकामी है। और अगर हम लोग भारत में 70-80 साल के स्वतंत्र होने के आजादी मिलने के बाद भी अगर हम जनता को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं तो ये दोषी सभी पार्टी, मतलब उसमें सब पार्टी के लोग दोषी हैं कि जनता जागरूक नहीं है। और लोकतंत्र के पर्व मर जो अपने ग्रामीण में, जिले में, विधानसभा में जो विकास कार्य करवाने के लिए जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता की निश्चित तौर पे कमी है और इसमें लिए सभी लोग दोषी हैं। जी। और ओवरऑल क्या कहेंगे, क्योंकि आज दूसरे चरण की वोटिंग है। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2 चरण और बाकी हैं। आज जिस फेज में हम हैं, यहाँ पर दमोह है, खजुराहो है, रीवा सीट है, होशंगाबाद सीट है, सतना सीट है, और फिलहाल मौजूदा वक्त में चाहे टीकमगढ़ भी हो तो ये सारी सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं। कांग्रेस कितना जोर आजमाइश कर रही है कि उसको कौन सी सीटें मिलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। जैसे हमारे पास जो जानकारी है कि होशंगाबाद में काफी आमने सामने की लड़ाई देखने को मिल रही है, सतना में काफी आमने सामने की लड़ाई देखने को मिल रही है। ये तो भारतीय जनता, आपने आधा जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को दे दिया, भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता को दे दिया। कि जो कह रहे थे कि 29 की 29 सीट ले आएंगे हम लोग, मोहन यादव जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और आपका चैनल और पूरे देश के जो सर्वमान्य माननीय चैनल है वो सभी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है लगभग 15 सीटों पर। तो इसका मतलब जो कांग्रेस को खत्म करने की बात कर रहे थे, इसका मतलब कांग्रेस खत्म नहीं है और कांग्रेस लगातार लोकतंत्र के हथियारों से लड़ाई लड़ रही है। और हमारी निश्चित तौर पे अगर मैं आपको एक भोपाल लोकसभा के बारे में बता देना चाहता हूँ। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल की जनता ने 3.5 लाख वोटों से जिताया। उसके बाद जिस भोपाल के विधानसभा की जनता ने आलोक शर्मा जी को हराया, उसको भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने टिकट दिया। और इतनी बुरी हालत है कि नरेंद्र मोदी जी को रोड शो करने के लिए आना पड़ा। ये मध्य प्रदेश में और भोपाल में चर्चा का विषय है कि ऐसा क्या कारण था भोपाल में आने का, जो 3.5 लाख से वोट मध्य प्रदेश की भोपाल की जनता लोकसभा में प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर को जिता रही है
उसके बाद आलोक शर्मा जी को ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि भोपाल में नरेंद्र मोदी जी को बुलवाना पड़ा कि साहब आ जाइए, और मैं हो सकता है कि चुनाव हार जाऊं। निश्चित तौर पे इस बार ऐसा चुनाव परिणाम आने वाला है कि ना हमें अनुमान होगा, ना भारतीय जनता पार्टी को अनुमान होगा, और इनके 400 के जो मुगालते हैं, इनके जो 400 के वादे हैं वो धराशायी हो जाएंगे। और इंडिया गठबंधन जो है हम लोग का, निश्चित तौर पे ये लड़ाई 21 करोड़ 80 लाख मतदाता की और 39 करोड़ मतदाताओं के बीच की लड़ाई होगी इस बार। पिछले बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को हिंदुत्व के नाम पे जो वोट मांग रहे थे, 21 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे, और विपक्ष को मिले थे लगभग 39 करोड़ वोट। जब 39 करोड़ वोट इकट्ठे होते हैं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में घबराहट होती है, और ये परिणाम निश्चित तौर पे इस बार जो 4 जून को आने वाले हैं वो अप्रत्याशित आएंगे। और ये जो 400 सीट की बात कर रहे थे, कश्मीर की बात कर रहे थे 370 धारा की, तो आप खुद देख रहे हो कि 370 धारा का आज ये लोग बात ही नहीं कर पा रहे हैं। जहां लोकसभा प्रत्याशी तीन प्रत्याशी लड़ाई नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी के लोग, और 400 की सीट की बात करते हैं, 370 पर तो चुनाव लड़वा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से नेताओं से पूछना चाहिए, माननीय मीडिया चैनल वालों को, कि साहब 400 सीट का आंकड़ा पार करो कैसे आप लोग। चलिए ठीक है, आपके सवाल हैं, हम जवाब ले लेते हैं सचिन जी से। सचिन जी, होशंगाबाद और सतना को लेकर जो जानकारी है कि यहाँ पर बड़ा नेक टू नेक फाइट चल रही है। देखिए, हम जो है एज अ पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है और जो जनता ने नेतृत्व पे हमारे विश्वास जताया है, हम उसी की ताकत पर जो है चुनाव में गए हैं। और मोदी जी हमारा जो है चेहरा है, और मोदी जी के जो 10 साल बेमिसाल जो उन्होंने जिस तरह से सरकार चलाई है, और पिछले 23 साल से उन्होंने एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया है, और पूरा अपना कण कण और क्षण क्षण इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। तो इसलिए जो है उस विश्वास के बल पे हम ये कहते हैं कि हम सारी जो सीटें हैं वो हम जीतेंगे, क्योंकि हमने काम इस तरह का किया है कि जो 10 सालों में किसी भी सरकार के साथ हमारा कंपैरिजन कर लें तो ऐसा काम आज तक कभी न हुआ है। और हम उसी काम को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं कि हम विकास को ही आगे ले आने की बात करना है जी। अब जहां तक जो है कांग्रेस के दावों की बात है, तो 4 जून तक कांग्रेस को यह स्वतंत्रता है कि वो किसी भी तरह के बड़े बड़े दावे कर दें, मगर जब हमारे नेता चुनाव में जब विजिट करते हैं और चुनाव में वो जनता के सामने आग्रह करने के लिए आते हैं, तो कांग्रेस जो है उसको भी नेगेटिव रूप से देखने की कोशिश करती है। वो जनता के सामने एक पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है कि हमारी कमजोरियों को छुपाने के लिए हम आ रहे हैं, जबकि एक विराट हृदय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का है कि वो अगर प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, तो वो अगर जनता के सामने आ रहे हैं चुनाव के में, तो ये तो जो है एक पॉजिटिव नोट है कि वो जनता के सामने जा रहे हैं और अपने लिए वोट की मांग कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं जनता से कि वो भाजपा को वोट दे। और जब कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो चुनाव से कतरा रहे हैं, पहले भी आपने देखा होगा कि चुनाव के समय कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट ही नहीं आ रही थी, तो कांग्रेस के चुनाव लड़ने वालों के लोगों के लिए टोटा हो रहा है। और अभी जो है चुनाव जब चल रहा है तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश में या अलग अलग प्रदेशों में जाने से कतरा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि कांग्रेस में उदासी और उदासीनता दोनों व्याप्त है, और कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सिर्फ वर्चुअली बची है, एक्चुअली तो कांग्रेस बची ही नहीं है क्षेत्र में। और जनता भी यही मान के चल रही है क्या? बिल्कुल, जनता भी यही मान के चल रही है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो मतदाता हैं उनमें एक उदासीनता है, और वो घर से ही नहीं निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो एक मतदाताओं का प्रबुद्ध वर्ग है उसको बुरी तरह निराश किया है, और वो उदासीनता के कारण वो मतदाता जो है अपने घर से ही नहीं निकल रहे हैं। नहीं तो ये जो बीजेपी ने ज्वाइनिंग अभियान चलाया हुआ है, क्या इसका भी एक बड़ा कारण है? बीजेपी ने ज्वाइनिंग अभियान चला रखा है, तो बीजेपी का जो मतदाता है वो सुबह से ही उसके बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ में बूथ पे पहुंच चुका है, और उसने मतदान जो है भाजपा के पक्ष में कर दिया है जी। और जो भी अब लाइनें लगी हैं
वो भाजपा के ही जागरूक मतदाता हैं जो जाकर भाजपा के पक्ष में वोटिंग जो है कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आपकी इस बात पर मैं एक जवाब ले लेता हूं ब्रजभूषण जी से। ब्रजभूषण जी, क्या सही बात है कि कांग्रेस अब एक्चुअल नहीं वर्चुअल रह गई है? वोटिंग परसेंटेज लगातार घटता जा रहा है और जनता भी बहुत डाउटफुल हो गई है वोट देने के लिए। हाँ, सचिन जी तो आप ही की बात काट रहे हैं कि होशंगाबाद में और सतना में कोई मामला ही नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश में लगभग 18 सीटों पे बहुत ताकत से लड़ रहे हैं और हमारे प्रत्याशी जहां जहां हैं सभी जगह लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी कांग्रेस के बैनर पे पंजे के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात विकास की बात करने के लिए नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप भी लगातार टीवी डिबेट देख रहे होंगे, लगातार बात करो। नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये नहीं बोला कि मैंने अभी तक 10 साल के अंदर इतने लोग को रोजगार दिया। कभी नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं बोला कि हमने महंगाई में इतना कम कर दिया। हमने कभी ये नहीं बोला नरेंद्र मोदी जी ने कि पेट्रोल जितना था उससे हमने थोड़ा कम कर दिया। तो महंगाई के मामले में मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, पूरे देश की जनता त्रस्त है। और बेरोजगारों में लगातार बेरोजगारी इनने केवल 10 साल के अंदर लगभग 2.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया जिनके पास रोजगार था। रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए इनसे कि इनने 2 करोड़ का जो वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो तो छोड़िए। इनने लगातार इस 10 साल के अंदर 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी से निकलवा दिया है। तो वो जो शांत मतदाता है वो गुस्सा निकालने इस बार मध्य प्रदेश में और देश में निकला है। और इसके जो परिणाम है वो 4 तारीख को पूरे देश की जनता के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने आने वाले हैं। पर ब्रजभूषण जी, एक बात विधानसभा चुनाव को लेकर भी तो थी, क्योंकि पूरा इस तरह का माहौल बना हुआ था, लग रहा था कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और कोई कह रहा था कि 120 सीट आ रही है, कोई कह रहा था 130 सीट आ रही है, 140 सीट आ रही है। लेकिन जब चुनावी परिणाम आए तो फिर पूरा धराशायी हो गया वो मामला। और एग्जिट पोल को भी आप लोग नकार रहे थे कि एग्जिट पोल भी ये गलत है। पर कैसे हम विधानसभा चुनाव को कैसे भूल पाएंगे? जो यथार्थ था वैसा रिजल्ट आ गया। अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव भी तो उसी कड़ी में, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो। आपके चैनल में लगातार डिबेट में बैठता रहा हूं और उस टाइम भी आपका चैनल ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन इस बार तो आपका चैनल भी कह रहा है कि कांटे की टक्कर है लोकसभा चुनाव में। हम तो अंदर की बात चर्चा के लिए कह रहे हैं। ये बात पूरी तरह से पुख्ता, हमने कोई परसेंटेज और वेटेज और रेशो नहीं समझाया है कि वहां का रेशो ये कह रहा है। मैं ओवरऑल एक बात कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जी विधानसभा चुनाव खाली मध्य प्रदेश का था और निश्चित तौर पर सचिन जी को भी मालूम है और पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में खोने के लिए कुछ नहीं, पाना ही पाना है। और भारतीय जनता पार्टी के पास केवल खोना ही खोना है, पाने के लिए कुछ नहीं बचा। एक सीट छिंदवाड़ा की जो लगातार मोहन यादव जी वहां 7 दिन पड़े रहे, अमित शाह जी दौरे करते रहे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ नकुल नाथ जी चुनाव जीतेंगे। और इसके अलावा हम लोग कम से कम 8 सीट मध्य प्रदेश में इस बार जीतने वाले। अगर मध्य प्रदेश में 8 सीट जीत रहे हैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, इसमें हम लोग कम से कम 70 सीटें निकालेंगे। और 70 सीटें का मतलब है कि 140 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उसको कवर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जो अब इनके पास ना समय बचा है और ना मध्य प्रदेश में कोई जनता इनका साथ देने वाली है। और जो मुद्दे अभी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये जो विरासत का टैक्स है ये सब कुछ लूट लिया जाएगा, संपत्ति लूट ली जाएगी, गहने लूट लिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को खुद मालूम है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मात्र 55 लाख का करोड़ का कर्जा था 70 साल के अंदर। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 155 लाख का करोड़ का कर्जा ले लिया। केवल आज की तारीख में भारतीय जनता सबसे ज्यादा जीएसटी टैक्स, सबसे ज्यादा महंगाई, उसके बावजूद केवल हम लोग ब्याज देने के लिए कर्जा ले रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की और देश की दुर्दशा है। और ये देश के जो व्यापारी वर्ग है, मध्यम वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, वो सब समझ रहा है कि हमारा टैक्स लूट के ये केवल स्विस बैंक में अपना अकाउंट जमा कर रहे हैं। ये कह रहे थे ना स्विस बैंक से पैसा ले आएंगे, कितना पैसा ले आए? जबकि आप 14 के बाद का आंकड़ा निकालेंगे, सबसे ज्यादा देश से स्विस बैंक में पैसा जमा हुआ है। किसका पैसा जमा हुआ है? ये वो लोग हैं जो गो हत्यारे, जो सबसे ज्यादा गो काटते हैं, गाय माता काटते हैं, उनसे चंदा ले लेते हैं। इनका ईमान धर्म कुछ नहीं है। मानिए, ये केवल जो बातें करते हैं उससे उलट काम करते हैं।
और देश की जनता को मालूम है कि अब इस बार जुमलेबाजों से न हमें बच के रहना है और हमें देश के विकास के लिए, रोजगार के लिए और महंगाई कम करने के लिए वोट डालना है। चलिए पूछ लेता हूं, क्या सचिन जी इस बात पे जो बात ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि अब मुद्दे बिल्कुल गौण हो चुके हैं, मुद्दे नहीं बचे बीजेपी के पास और समय इतना कम है, तैयारी भी नहीं मिलेगी, कांग्रेस इस चीज का फायदा उठाएगी? देखिए ब्रजभूषण जी, पहले तो ये बता दें कि वो 20 सीटें कौन सी हैं जिसको वो हार रहे हैं। उन्होंने 8 सीटें जीतने का दावा किया है, तो 20 सीटें कौन सी है जिसको हार रहे हैं, उसको जरा स्पष्ट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, महंगाई की इन्होंने बात की है। तो मनमोहन सरकार में महंगाई की जो दर थी वो 11% थी, और जो थी अभी जो वर्तमान में महंगाई की दर है वो 5.5% है, जो स्थिर है। 5.5% स्थिर है। जब वाजपेयी सरकार ने मनमोहन सरकार को जब सत्ता का हस्तांतरण किया था, उस समय पेट्रोल जो था वो 26 रुपए प्रति लीटर था, और जब मनमोहन सरकार ने मोदी सरकार को सत्ता का हस्तांतरण किया तो वही जो 26 रुपए का पेट्रोल था वो 76 रुपए प्रति लीटर हो चुका था। इसी तरह जब वाजपेयी जी ने मनमोहन सरकार को सत्ता का हस्तांतरण किया तो गैस का सिलेंडर जो था वो 240 रुपए के हिसाब से था, उसकी दर जो थी 240 रुपए का सिलेंडर मिलता था। और जब मनमोहन सरकार ने मोदी सरकार को सत्ता का हस्तांतरण किया तो सुन लीजिए आप ब्रजभूषण जी आ रहा हूं, ब्रजभूषण जी आ रहा हूं। 900 रुपए का गैस का सिलेंडर था जब मनमोहन सरकार ने मोदी जी को सत्ता का हस्तांतरण किया। आज की तारीख में जो गैस का सिलेंडर है वो 808 रुपए 50 पैसे की दर से मिल रहा है। तो जो महंगाई की जो उछाल हुई है वो हमेशा कांग्रेस की सत्ता में होने के दौरान हुई है। कभी मोदी सरकार में उस अनुपात में कभी भी महंगाई नहीं बढ़ी है। अब दूसरी बात, बेरोजगारी की बात पे आ जाइए आप। तो ईपीएफओ जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के जो अकाउंट हैं वो 1,80,00,000 अकाउंट, मैं प्रामाणिकता के साथ मैं ये बता रहा हूं इस चैनल पर कि 1,80,00,000 अकाउंट जो है प्रतिवर्ष खुल रहे हैं। तो ये तो सिर्फ वो लोग हैं जिनका अकाउंट खुला हुआ है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का। इसके अलावा जो कई लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जो है उनको नौकरियां मिल रही हैं जहां पर उनका ईपीएफओ का कोई अकाउंट नहीं खोला गया है। कई जो है गवर्नमेंट की कई, जैसे अग्निवीर का जिस पर आपत्ति कांग्रेस को होती है, जिस तरह से हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विश्व में नंबर 2 पर आ गए हैं, जिस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी विश्व में जो है तीसरे नंबर पर आ गई है, जिस तरह से हम विश्व का 4था स्टॉक एक्सचेंज बन चुके हैं, और जिस तरह से हमारी जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो ये बिना रोजगार प्रोवाइड किए या लिक्विडिटी के जो सिद्धांत है उसकी परिपालना के बिना ये संभव नहीं है कि बिना कि बेरोजगारी भी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है और अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो चुकी है। तो ये जो आप पहले जो है इकोनॉमिक्स को समझिए, वित्तीय प्रबंधन के बारे में बातें कीजिए, उसके बाद इन सब बातों पर डिस्कशन कीजिए। और जीएसटी के बारे में जिस तरह से आप जो भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके घोषणा पत्र में कहीं लिखा है कि आप जीएसटी हटाएंगे? कहीं लिखा है आपने? कहीं आपने 370 की बात करते हैं, कहीं आपने ये बताया है कि आप 370 जो है वो 370 धारा को अगर आप सत्ता में आए तो आप उसको तो राहुल गांधी जी गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं, बोले गब्बर सिंह टैक्स है ये। तो देखिए गब्बर सिंह टैक्स तो बोलते हैं मगर कभी स्वच्छ हाथों से सामने नहीं आते हैं कि ये अगर कभी इनका ये घोषणा नहीं होती है कि ये अगर सत्ता में कभी आए, जो संभव नहीं है, तो वो ये 300 जीएसटी को हटाएंगे, 370 को हटाएंगे। तो ये जो काम कर रही है कांग्रेस वो सिर्फ भ्रांति फैलाने का काम कर रही है, वो सिर्फ तुष्टीकरण का काम कर रही है कि वो ये बोलते हैं कि संसाधनों पर अगर पहला हक है तो वो अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यकों के रूप में वो सिर्फ मानते हैं मुसलमान को। क्यों? क्योंकि जब नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की बात होती है जिसमें बुद्ध धर्म के लोगों को, पारसी धर्म के लोगों को, ईसाई धर्म के लोगों को संरक्षण देने का काम भारत सरकार करना चाह रही है, नागरिकता देना चाह रही है, तो उसका कांग्रेस जो है विरोध करती है। तो कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक जो है वो सिर्फ मुसलमान है। वो उन्हीं के तुष्टीकरण की बात करते हैं। कर्नाटका में वो टेम्पल्स एक्ट लेके आते हैं जहां वो हिंदू मंदिर और मठों से
टैक्स वसूल करके और उसको अल्पसंख्यक संस्थानों के उन्नयन में और उनके उनके रख रखाव में खर्च करने की बात करते हैं। तो और मुस्लिम को आरक्षण देते हैं, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो तुष्टीकरण जो है, यहाँ मोदी जी की योजनाओं में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है। वो किसी धर्म विशेष के लोगों को के लिए कोई स्कीम नहीं लागू कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये काम कर रही है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो कांग्रेस का ये जो डर्टी डिजाइन है, उसको एक्सपोज करने का काम जो है भाजपा कर रही है। चलिए ब्रजभूषण जी, इस पे मुझे जरूर आपसे जवाब लूंगा। अब क्या कहेंगे, जो बात सचिन जी कह रहे हैं कि क्या आपने तो मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र तो किया ही नहीं है कि जीएसटी अगर खराब है तो उसे हम हटा देंगे। ब्रजभूषण जी, ऐसा है कि इनकी बातों में ये देखना चाहिए कि लॉकडाउन के बाद मात्र पूरे भारत में 80 करोड़ लोग को 5 किलो चावल पहुंचा रहे हैं लोग। उसके बाद से लगातार संख्या उसकी बढ़ती गई है। इनसे पूछिए कि जब 1960 में, जहां मैं रहता हूं, भोपाल में रहता हूं, वहां पे 1960 जैसों में एक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जैसा एक संस्थान हुआ, जो भारत के नवरत्न में जाना जाता है। 23,000 कर्मचारी उसमें काम करते थे। इनसे इतना ही पूछिए कि 10 साल में ऐसा एक इंस्टीट्यूट बताइए सरकारी, जहां पे 23,000 कर्मचारियों के लिए आपने कोई रोजगार देने की व्यवस्था करी हो। कई लोग मेरे संपर्क में हैं, कई बेरोजगार संपर्क में आते हैं, जो प्राइवेट में जाके अपना खून पसीना एक करके परिवार छोड़कर पूना में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश छोड़ के जाते हैं और वहां पे पढ़ाई भी करनी पड़ रही। पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, शिक्षा का स्तर कम से कम इन लोगों ने इस 14-15 साल में मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 70,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं इन लोगों ने। इनको शिक्षा से मतलब नहीं है, इन्हें एक मतलब है धर्म से। और मैं आपको बता देता हूं, और सचिन भाई आपको बता देता हूं, ये भारत देश धर्म पे, आस्था पे चलेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी में चलना है तो हमें विश्व में लड़ना है, तो टेक्नोलॉजी हमें लानी पड़ेगी। आज टेक्नोलॉजी गूगल अमेरिका का, हमारा फेसबुक अमेरिका का, आपका ट्विटर अमेरिका का, सब तो अमेरिका का है। आप बोलते हैं मोबाइल बना रहे हैं, मोबाइल में केवल पूरा जो रॉ मटेरियल है वो चाइना का है। नोएडा में इसका प्लांट लगा हुआ है, जिसमें 33% लोग चाइना के लोग हैं और बाकी लोग मजदूर के जो लोग हैं वो भारत के लोग हैं। आप ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना चाहते हैं भारत में कि हमारा बड़ा इंजीनियर जो होगा वो यहाँ काम नहीं कर पाएगा और जो मजदूर होगा वो भारत में काम करेगा। इस प्रकार की दुर्दशा भारत की मत कीजिए। और भारत में सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इनका डाटा इनसे पूछिए कि ऐसा क्या कारण है कि भारत का जो टैक्सपेयर है, टैक्सपेयर वो होता है जो 1 करोड़ से लेके 500 करोड़ रुपए तक का भारत में टैक्स पे करता है। वो भारत में लगभग 406 पर डे, आप डाटा चेक करवा लीजिए, 406 लोग पर डे भारत छोड़ के, भारत का पासपोर्ट सिलेंडर करके विदेश क्यों जा रहे हैं? क्यों दुबई जा रहे हैं? क्यों अमेरिका जा रहे हैं? क्यों ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं? क्यों जापान जा रहे हैं? भारत में अगर इकोनॉमी होती तो अमेरिका के लोग भारत में काम करने क्यों नहीं आ रहे? चाइना के लोग भारत में काम करने क्यों नहीं आते? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आफ्टर यूपीए गवर्नमेंट सिटीजनशिप गिव अप की संख्या जो है वो ज्यादा हो गई, सिटीजनशिप छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है? खुद ही डाटा चेक कर लीजिए, गलत हो आप बताइए मुझे। सबसे ज्यादा लोग मेरे एक मित्र हैं जो 25 साल से दुबई में हैं। जब उनसे पूछा कि भारत आओगे तो बोलता हम भारत नहीं, हम तो यही मत थे। यहाँ पे कानून की व्यवस्था ऐसी है कि लड़की रात को निकल जाए 2 बजे को छेड़ के देख ले। भारत में इनसे पूछे सचिन भाई से, बिना मोबाइल के अयोध्या से अपने भोपाल में केवल अपनी बहन को, माँ को क्या बिना मोबाइल के रात के 2 बजे बुलवा सकते हैं? नहीं, असुरक्षा महसूस करेंगे। क्यों? मालूम है कि भारत में ऑटो वाले, टैक्सी वाले उठा के ले जाएंगे। ब्रजभूषण जी, ये ओवरऑल चर्चा हम फिर किस विषय पर करें? क्या ये स्थितियां 2014 के बाद बनना शुरू हो गई? उससे पहले सब फिट एंड फाइन था? 14 के बाद सुधरी भी नहीं, उससे पहले सब फिट एंड फाइन था क्या? अब ये बात तो डायरेक्ट जनता की है, उससे पहले क्या सब फिट एंड फाइन था? सब ओवरऑल ओके था? डॉलर के बराबर रुपया था? हर एक चीज दुरुस्त थी, बेहतर थी, बेहतरीन थी? कोई भी मतदाता अपना वोट डालता है तो विकास के नाम पे डालता है। आप इतनी बड़ी पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ओवरऑल व्यू आपको देना चाहिए सर। बहुत माफी के साथ मैं इस बात को इंटरप्ट करते हुए आपके बीच में कह रहा हूँ। जी ब्रजभूषण जी, पूरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत का मतदाता जागरूक है
और जब मतदाता वोट डालता है तो इस बात के लिए वोट डालता है कि ये हमारे माँ बहनों का संरक्षण होगा, हमारे भारत में कानून की व्यवस्था तगड़ी होगी, कानून की व्यवस्था के साथ रोजगार मिलेगा, हम यहाँ पे जी के महंगाई कम होगी, और जब हम रोजगार पाएंगे तो अपने परिवार को, अपने माँ बाप को अच्छे से उनके देखरेख कर सकते हैं। इसलिए मतदाता भारत सरकार में चलिए चुनता मैं है। पूछता हूँ, अब ये विषय जटिल हो गया है। सचिन जी, क्या आप देश की सुरक्षा और जो आप लोग कहते हैं कि देश का डंका, नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तो यूएसए से लेके यूरोप और यूएन में भारत का डंका बज रहा है, दुनिया अब भारत की ओर देखती है, अब भारत दुनिया से अछूता नहीं है जैसा पहले एक पूरा परसेप्शन भारत को लेकर बना रहता था, उपमहाद्वीप कहा जाता था और ये कहा जाता था कि भाई ये तो थर्ड वर्ल्ड है, ये तो ये जो देश है ना ये पूरी अपने बिल्कुल दुनिया समेटे हुए है, इतनी ज्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है। लेकिन अब दुनिया में क्या हिस्सेदारी बढ़ी है हमारे देश की? बिल्कुल, बेशक हमारी हिस्सेदारी बढ़ी है और हमारा मान भी बढ़ा है, सम्मान में बढ़ा है। आज जो ब्रजभूषण जी जिस तरह से बातें कर रहे थे, आज अगर आप बाहर जाएंगे उन्हीं लोगों के से जिन लोगों की ये बातें कर रहे थे, अगर उनसे पूछेंगे कि उनके पासपोर्ट की अब वैल्यू क्या हो गई है जी, तो वो गर्वान्वित महसूस करते हैं कि अब इंडियन पासपोर्ट को देखकर लोग जो है उनको जिस सम्मान की नजरों से देखते हैं वो पहले कभी नहीं हुआ है। मोदी जी ने इस राष्ट्र का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है और विश्व में एक देश की पहचान को बढ़ाया है। तो जो राष्ट्र के रूप में हमने एक टेररिज्म के खिलाफ में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है, राष्ट्र हित में हम कभी भी किसी भी देश के आगे कभी झुके नहीं हैं और राष्ट्र हित को हमने सबसे जो है प्रथम रखा है। जैसे कि हम भाजपा में जब कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है या कार्यकर्ताओं को एक जब पार्टी की रीति नीतियों का एक प्राथमिक रूप से अगर उनको जानकारी दी जाती है तो उसमें सबसे पहले उनको ये सिखाया जाता है कि सर्वप्रथम राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी है और अंत में स्वयं जो है कार्यकर्ता स्वयं है। तो हम एज अ राष्ट्र जो है अपने हितों को दरकिनार करते हुए हमेशा राष्ट्र हित को हमेशा हमने आगे रखा है। तो राष्ट्र हित में जितने भी फैसले लिए गए हैं उसकी बानगी ये है कि भाई हमने अगर 370 को, जिसमें विपक्ष के सारे नेता, कांग्रेस के नेता स्टेटमेंट दे रहे थे कि अगर 370 को अगर छुआ भी गया तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, देश जो है बर्बाद हो जाएगा, कश्मीर जो है वो भारत के हिस्से से निकल जाएगा और पाकिस्तान के कब्जे में चला जाएगा। तो वो सारी जो जितनी जो कवायद थी और जो कयास लगाए गए थे उन सबको झूठा सिद्ध किया गया है और 370 हटाकर जो आज की स्थिति में कश्मीर के लोग मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर आपकी पार्टी बेहतर काम कर रही है। बिल्कुल नहीं तो ब्रजभूषण जी ये बात कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति समय दर समय बिगड़ती चली गई है, अर्थव्यवस्था में जो मजबूती आना चाहिए थी वो नहीं है, रुपया ढलान की ओर है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। देखिए, नौकरियों के बारे में मैंने भी जवाब दिया था कि उसमें मतलब सरकारी और गैर सरकारी दोनों है, केवल ऐसा नहीं कि सरकारी बाबू और अफसर की नौकरी, उसमें गैर सरकारी भी है। जी चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर का हम रुख करते हैं और चुनावी मौसम में बेमौसम बारिश भी देखने को मिली है। मौसम भले ही अप्रैल का चल रहा हो लेकिन बारिश पन्ना में देखने को मिली, जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश का दौर। मतदान करने में गर्मी से लोगों को एक बड़ी राहत जरूर मिली इस बारिश के जरिए। पन्ना में बारिश का दौर देखने को मिला है। और अब छतरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर एक दुल्हन जिसका नाम पूजा साहू है, उसने वोटिंग की, मतदान किया
व्यापारी पन्नालाल साहू की बेटी पूजा साहू ने अपने मत का प्रयोग किया। तो आज मतदान का दिन है और सभी ओर से मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। तो पन्ना में भी नव दंपति ने की है वोटिंग। दूल्हे विजयदीप और दुल्हन सृष्टि ने किया अपने मत का प्रयोग। पन्ना मतदान। मतदान करने पहुंची दुल्हन। साथ बने हुए हैं सचिन जी, बात जो आप बता रहे थे वही थी कि लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को प्रमुखता से कह रही है कि साहब बेरोजगारी परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध हो रहे हैं। चुनाव आते हैं चले जाते हैं, भाजपा जीत रही है, पर रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का जो धर्म होता है वहां से बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़े आरोप हैं, चाहे राहुल गांधी हो या कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं। देखिए, अभी जब बाइडेन का इलेक्शन हुआ था अमेरिका में, हाँ, तो अमेरिका में भी बेरोजगारी एक मुद्दा था। हाँ, तो जो बेरोजगारी का एक जो मुद्दा है जी, वो हमेशा से जो है हमेशा एक सतत एक रूप से बना रहता है, क्योंकि बेरोजगारी जो है, आप जो एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में हर व्यक्ति को ऐसा सरकारी नौकरी देना जो है वो संभव नहीं होता है। और सरकार जो है, सरकार को अपना जो एक सरकारी खर्च होता है उसको एक स्वस्थ इकोनॉमी के लिए उस खर्च को जो है नियंत्रित करना पड़ता है। तो हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर एक बेरोजगार को सरकारी रूप से एक रोजगार प्रोवाइड करना संभव नहीं होता है। इसीलिए जो सरकार ने मुद्रा योजना और इस तरह की अन्य जो है सहायता योजनाएं चला रखी है, जिसमें बेरोजगार को अपना खुद का स्वयं का रोजगार चालू करने के लिए सरकार एक बड़े कम दरों में उसको लोन देती है और लोन से उसको कोशिश करती है कि वो अपना खुद का एक व्यवसाय शुरू कर पाए इस देश में और अपना जीवन यापन कर पाए, रोजगार का जो जुगाड़ है वो कर पाए। तो इस तरह की योजनाओं के जरिए सरकार से जो है ऐसे बेरोजगारों की समस्या को कैटर करने की कोशिश करती है। अब जैसे हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का जो एक लाभ, एक इस तरह की योजना चलाई कि लोगों के अपने आवास बन गए हैं। मैंने एक स्टोरी जो है वो कवर की थी। मैंने जो है खजुराहो संसदीय क्षेत्र में वहां के एक होटल के वेटर को शूट किया था और उसकी जो रील थी वो मैंने अपने सोशल मीडिया पे चलाई थी, जिसमें वो ये बोल रहा था कि मेरे परिवार को 60 साल के बाद में इस देश में मुझे आवास जो है उसका लाभ जो है सरकार से प्राप्त हुआ है। तो ऐसी जो स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, हाँ, वो बताती हैं कि 4 करोड़ लोगों को आवास मिले हैं। ऐसा इस देश में कभी पहले नहीं हुआ था। 11 करोड़ लोगों को जो है टॉयलेट की सुविधा मिली है और जो है उज्ज्वला स्कीम में गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। अलग अलग जो है योजनाओं के जरिए जो है लोगों को लाभान्वित किया गया है। और उसी का जब हमने बीच में सर्वे किया था तो उससे ये ज्ञात हुआ है कि करीब 5 से 8 लाख लोग जो हैं प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के ऐसे हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से सरकार की योजना का लाभ मिला है और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग सारे ही देश के लोगों को, जैसे डिजिटल इंडिया है या अलग अलग जो सुविधाएं जो सरकारी तौर पर हर व्यक्ति को मिल रही हैं, उसका लाभ हर एक नागरिक को प्राप्त हुआ है। और अब जो है जो इस देश की जनता जो है वो सरकार की रेटिंग कर रही है, वो सरकार को की नंबरिंग कर रही है और वो बता रही है कि उसे किन किन योजनाओं का लाभ जो है सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। तो एक 2 वे कम्युनिकेशन जो शुरू हो चुका है इस देश में, जब जनता भी जो है सरकार की रेटिंग कर रही है, सरकार की जो काम है उस पे सरकार को नंबरिंग कर रही है, सरकार को जो है बता रही है कि सरकार ने किस तरह से काम किया है। ये पहले कभी इस देश में नहीं हुआ था।
तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस की राजनीति अब शुरू हो गई है, अब ऐसे में सिर्फ वही राजनीतिक दल और व्यक्ति विशेष अब रेलेवेंट होगा जो परफॉर्म करेगा, जो डिलीवर करेगा जनता को, और जो जनता की शपथ लेकर जनता के लिए काम करने के लिए चुनाव लड़कर और मैदान में आया है। और परफॉर्मेंस की आपने राजनीति की बात की, हालांकि अभी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े नहीं है तो मैं उनसे सवाल नहीं ले पाऊंगा, पर केवल और केवल जो बात परफॉर्मेंस की है, राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से आगे काम करना चाहिए था वैसे नहीं किया। फिर वो बात पिछड़ों की करते हैं कि पिछड़ों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, जुडिशरी को छोड़ दें, मतलब एज पर मैं राहुल गांधी को कोट कर रहा हूं, जुडिशरी को लेकर अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला है कार्यपालिका को लेकर, यानी कि जो पूरा एक आधिकारिक वर्क सिस्टम है, वो कहते हैं कि भाई कोई बड़े पदों पर आसीन ही नहीं है, ऐसा सिस्टम पूरा फेल्यूर कर दिया है 10 साल में। देखिए, अगर राहुल गांधी जी को थोड़ा सा इतिहास का जो बोध कराना आवश्यक है कि जब आपातकाल चल रहा था 1976 में, तब इंदिरा गांधी जो है संविधान का एक 42वां संशोधन बिल लेके आई थी, जिसमें 42वां संशोधन जो था वो जो है संविधान में किया गया। उस 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, क्योंकि वो इतना व्यापक संशोधन था कि उसे एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। उस संशोधन से जो है कांग्रेस की सरकार ने जो संवैधानिक संशोधन है उसकी समीक्षा करने का, उसको रिव्यू करने का जो अधिकार था वो सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया था। और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो रिट के जुरिस्डिक्शन है उसको भी उन्होंने कम कर दिया था। उस जुरिस्डिक्शन को उन्होंने बहुत एक निम्न स्तर पर वो लेके आ गए थे। वो तो जनता पार्टी की सरकार आई और वो 44वां संशोधन बिल लेके आई, और उसके जरिए ये फिर से ये जो अधिकार थे, ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार पुनः बहाल किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पुनः यह अधिकार दिया गया कि वो जो संवैधानिक संशोधन है उसकी समीक्षा कर सके और उसको रिव्यू कर सके, और जो रिट के जुरिस्डिक्शन थे उसको भी पुनः बहाल किया गया। और कांग्रेस ने ये जो काम किया था, ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में जो केशवानंद भारती का जजमेंट दिया था 1973, उसके विपरीत किया था ये। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का अगर कभी भी उल्लंघन किया है या संविधान को कमजोर करने का अगर कभी काम किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस जो इस तरह से कभी अभी जो इनोसेंट और जो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करती है, तो कांग्रेस को ये सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने जो संवैधानिक संशोधन किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट का पावर खत्म कर दिया था उन्होंने, कि वो जो है संवैधानिक संशोधन को रिव्यू कर पाए, समीक्षा कर पाए, तो वो किस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किया था, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। तो कांग्रेस जो है कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने में कांग्रेस हमेशा अव्वल रही है, और उसको पुनर्स्थापित करने का काम जो है जनता पार्टी की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने उस समय किया था, और आज जो है भाजपा कर रही है। तो ये सारे जो आरोप हैं ये सिर्फ भ्रांति फैलाने के लिए कांग्रेस हम पर लगाती है। कांग्रेस जो है जब चंडीगढ़ मॉडल की जब न्यायपालिका की बात करती है तब वो चंडीगढ़ मॉडल और न्यायपालिका की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, पर वहीं पर जब वही कोर्ट, जब वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट, वही ट्रायल कोर्ट जब अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं ग्रांट करती है, हेमंत सोरेन को बेल ग्रांट नहीं करती है, तो ये वहीं पर उस पर उंगली उठाते हैं, उनके खिलाफ आपत्ति करते हैं, उनके खिलाफ में नैरेटिव खड़ा करते हैं। वहीं पर जब सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम पर जब सारी पिटीशन खारिज कर दी, वीवीपैट की और ईवीएम के साथ में उसकी गिनती कराने की जो मांग थी उसको भी खारिज कर दिया। किंतु मैं अभी एक चैनल को देख रहा था जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ठीक ठीक